तो जय हिंद बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो टॉपिक का नाम है वो बता दो। टॉपिक का नाम तो वैसे है TIR, बोले तो TIR बोले तो क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बोलोगे सर ये रिफ्रैक्शन पढ़ते पढ़ते वापस हम रिफ्लेक्शन पे कैसे आ गए, है ना। तो ये तो पहले की टॉपिक है, बट ऐसा नहीं है। ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको रिफ्रैक्शन आते हों, है ना, जब आपको रिफ्रैक्शन के बारे में पहले से ही नॉलेज हो, जो हमने आपको करवा दिया है, नो डाउट। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि ये TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो होता क्या है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझा देंगे। बस कंडीशन ये है, अच्छे से, है ना, वीडियो को आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है और समझते हुए चलना है, क्या क्या कहानी हम आपको बताते हुए जा रहे हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सबसे पहले जो समझने की चीज़ है वो है आपके पास क्रिटिकल एंगल। सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, क्रिटिकल एंगल को, कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है। जब तक आपको क्रिटिकल एंगल समझ में नहीं आएंगे तब तक आगे की चीज़ें में मज़ा नहीं आने वाला, राइट। तो यार आपको एक चीज़ पता है कि रेयर से डेंसर में जाता है जब, है ना, रे ऑफ लाइट, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है, राइट। और जब डेंसर टू रेयर मीडियम में जाता है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे ना, यस, बात जो करेंगे ना वो डेंसर टू रेयर की बात करने वाले हैं, डेंसर टू रेयर मीडियम। यस, डेंसर टू रेयर मीडियम की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो मान लेते हैं हमारे पास एक इंटरफेस है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये हमारे पास नॉर्मल मैं पहले ही बना देता हूँ, है ना, ये हमारे पास नॉर्मल है, इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि ये हमारे पास इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। नीचे में आप हमेशा भी इधर जो TIR में पढ़ना पड़ेगा वो नीचे की तरफ डेंसर मानेंगे और ऊपर की तरफ आप मानेंगे क्या, इसको रेयर मीडियम, ठीक है। तो डेंसर मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया, ये हमेशा डेंसर टू रेयर की बात करेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक रे को फॉल कराया कुछ इस तरीके से, ध्यान से ऐसे करके, ये वाला एंगल कुछ ना कुछ क्या होगा, आई होगा, बोलिए हाँ या नहीं, बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए अब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाएगा जब ये रे, तो 100% अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, बोलिए हाँ या नहीं। और ये वाला आपके पास आर आ जाएगा। वैसे जाना चाहिए इसको सीधा ऐसे, बट एक्चुअल में सीधा ना जाकर थोड़ा अवे फ्रॉम नॉर्मल टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देते हैं, वैसे इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए सीधा, बट ये सीधा ना जाकर थोड़ा सा अवे फ्रॉम नॉर्मल क्या हो गया, टिल्ट हो गया। तो ये जो एंगल है वो हम बोले एंगल आर, जो कि होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपको मालूम है ना, ठीक है। तो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस देख लिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देख लिया। ऑफ कोर्स ये चीज़ें हम आपको यहाँ पे नहीं दिखाने लाए, हम आपको समझाने लाए क्रिटिकल एंगल को, ठीक है। तो समझिएगा कि क्रिटिकल एंगल में अभी सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए ये छोटा सा डायग्राम बनाया, ये इस फिगर को समझिएगा। इसको थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं, आजा बेटे इधर आजा। चलो अब इसी तरह का एक और हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, समझाता हूँ बिल्कुल ठीक इसी तरीके से। फिर से हमारे पास इंटरफेस है, यहाँ पे बेसिकली 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे इस तरीके से, और एक उधर और बना लेंगे हम, ठीक है, ऐसे करते हैं। और ये अगेन आपके पास क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब फिर से आपको नोटिस करनी है, ठीक है ना, कि इसमें क्या खास बात है। अब की बार ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया, बताइएगा कि इसमें क्या खास बात आ रही है। देखिएगा इसमें एंगल आई पहले के देखिए कम है, यहाँ पे एंगल आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसे मैंने क्या कर दिया, ज़्यादा बढ़ा दिया है। एंगल आर यहाँ पे कम था, एंगल आर यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है। धीरे धीरे जो है मैं इसको शिफ्टिंग में लेकर आ रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ। एक बार और करते हैं, फिर और अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। उसके बाद फाइनल वाला, ये वाला कुछ इस तरीके से रहेगा, ये कुछ ऐसे रहेगा और ये कुछ ऐसे रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे इस वाले को एंगल आई बोल देंगे और इस वाले को एंगल आर बोल देंगे। अब इसमें इसमें और इसमें हमारे पास 3 फिगर है, डेंसर टू रेयर वाली कहानी है, कुछ अलग नहीं है। आपको इसमें ऑब्जर्व करके बताना है कि किस में क्या कहानी है और कैसे कैसे इसमें क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं। तो आप अगर आप इस वाले फिगर को नोटिस करेंगे तो इसमें जो एंगल आई है वो कम है। ऑफ कोर्स एंगल आर यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा जब डेंसर टू रेयर जाएंगे, बट इसके मुकाबले यहाँ पे आई को देखिए ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने, इसके मुकाबले यहाँ पे देखिए आई को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आर थोड़ा कम था, फिर थोड़ा ज़्यादा हुआ, यहाँ पे और भी ज़्यादा हो गया आर। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है,
आई को मैं जैसे 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 बढ़ा रहा हूँ, आर भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब एक फाइनल पॉइंट बताता हूँ, एक फाइनल वाला, जहाँ पे हम कुछ इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। स्विंग, अब ये आपके पास नॉर्मल मान लीजिए, और अब मैं और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, चलो यहाँ से कर दिया, देख लीजिए उसमें। अब मैं और भी ज़्यादा, ये जो एंगल आई है ना, एंगल आई, इसको मैंने और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो इसको मैंने एंगल आई बोला थोड़ी देर के लिए। और अब की बार ये जो आर गया था, थोड़ा सा गैप था, ये जो इंटरफेस है उसमें और इसमें थोड़ा सा गैप था, राइट। तो अब की बार वो भी गैप जो है वो नहीं रहने वाला है, और ये ठीक इसी के ऊपर आ जाएगा। और अब की बार एंगल आर जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। क्या इतनी सी बात समझ में आई? डन है। तो अब की बार जिस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, तो इस वाले एंगल आई को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, तभी हम इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्रिटिकल एंगल कब कहेंगे? क्रिटिकल एंगल हम तब कहेंगे जब एक रे को डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगा, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 100% कुछ ना कुछ होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी बात है। और साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे होता था वो इंटरफेस के ऊपर आ जाए, तब आप कह सकते हैं कि हाँ भैया ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था उसको हम क्रिटिकल एंगल के नाम से जानेंगे। समझ में आई इतनी बात कि क्रिटिकल एंगल क्या है? ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल क्लियर होने के बाद अब हम आगे पहुंच जाएंगे जब हमें समझ में आ जाएगा आसानी से TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है इतनी बात। अब क्या होगा, एक केस और बताने जा रहा हूं मैं, यस एक केस और बताने जा रहा हूं मैं। क्रिटिकल एंगल समझा दिया, अब मैं TIR समझाने जा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है ना, तो TIR समझने के लिए क्रिटिकल एंगल समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आप इसकी डेफिनेशन ऑफ कोर्स बनाकर कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। व्हेन अ रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम and angle of refraction becomes 90 degree, then angle of incidence in the denser medium is called critical angle। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो समझाया उसी के अकॉर्डिंग आप अपने इंग्लिश में टूटी फूटी इंग्लिश जो भी आती है, आपको अच्छी इंग्लिश आए, टूटी फूटी कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है आप एक्सप्रेस करना आना चाहिए, एक नॉर्मल से एक इंग्लिश आनी चाहिए जिसके थ्रू आप क्या कर सके, इनको स्टेटमेंट दे सकें और कुछ नहीं। ठीक है ना, अब यहीं पे आपको एक चीज़ और बताते हैं और उसी को बोलेंगे बेसिकली TIR। ठीक है ना, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ ही चुका है कि ये आपके पास इंटरफेस है, टेढ़ा वेढ़ा कुछ भी हो देख लीजिएगा। ठीक है ना, और ये आपके पास नॉर्मल कर दिया, ये आपके पास नॉर्मल बना दिया मैंने। ठीक है, टेढ़ा तो है ही, कोई बात नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। एक रे को लेकर जा रहा हूं ऑफ कोर्स कुछ इस तरीके से, और अब की बार अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो आई होगा वो ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से। आई हाई हाई, मतलब मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा केस लेकर आ रहा हूं कि यहाँ पे तो आपको क्रिटिकल एंगल समझा दिया कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाए। लेकिन मैं और भी ज़्यादा अगर आप इन्हें इन डायग्राम्स में फोकस किया होगा तो जैसे जैसे मैं क्रिटिकल एंगल को बढ़ा रहा हूँ, क्रिटिकल एंगल को बढ़ा रहा हूँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक टाइम पे ऐसा आया कि वो 90 डिग्री हो गया। तो अब क्या होगा, अब थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि अब क्या होगा अगर मैं और भी ज़्यादा बढ़ा दूँ, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा बढ़ा दूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो इस केस में ये इस पे आ गया था, अब की बार ये सीधा सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाने वाला है। और अगर ऐसा कुछ होता है, यस, अब ये इसके ऊपर 90 डिग्री नहीं बनाएगा, अब ये सीधा इसी वाले मीडियम में घूम जाएगा, और ये अब ये रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया। आई हाई, देखिएगा यही चीज़ मेन है आपके पास। तो ये एंगल ऑफ आई विच इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देख लीजिए ये आपके पास एंगल आई था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि क्रिटिकल एंगल से भी क्या था, ज़्यादा था। ठीक है, अच्छा ये क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा है, नो डाउट। ठीक है, तो इधर के ये जो आर बना है अब की बार ये जो आर बना है वो एक्चुअल में रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है। आप खुद देख सकते हैं इस चीज़ को, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है। समझ में आ रही है ना, यहाँ पे आपके पास रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, क्या हुआ, रिफ्रैक्शन होता तो पार चला जाता,
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता, लेकिन नहीं, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो गया। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम उसको क्या कहते थे, रिफ्लेक्शन। और क्योंकि अब की बार पूरा का पूरा अमाउंट नीचे आ जाता है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं अंदर की ओर आ जाता है ना, इसीलिए इसको कहते हैं टोटल, पूरा का पूरा इंटरनल, अंदर ही अंदर, एंड रिफ्लेक्शन हुआ है, अब रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है। तो अब ये वाला एंगल आर होगा, तो आपकी बार आई इज इक्वल टू आर होगा, और ये आपके पास लॉ ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर पड़ा है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने लग जाता है। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी चीज नहीं बताया मैंने आप लोगों को, बस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझा दिया। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कब हुआ है, यहाँ पे एक कंडीशन था कि जो क्रिटिकल एंगल है, यस, पहले रिफ्रैक्शन हो रहा था, बाद में रिफ्लेक्शन हो गया, वो भी टोटल इंटरनल। खत्म आ रही है, समझ में आ रही है ना बात? तो वो कंडीशन क्या है आपके पास, कंडीशन ये है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, किससे, क्रिटिकल एंगल से, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। अब सर इसका कहाँ पे यूज है, क्या है कि हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही, नो डाउट उसके बारे में भी अभी हम यहाँ पे डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की क्या कहानी जो है वो कही जाएगी आगे, वो चीज़ तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे TIR जो है वो कब होता है, सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है आपको, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन आपको जो मैंने बताया वो यही है कि हमेशा रे को जो होगा वो डेंसर टू रेयर मीडियम जाना होगा। ये कंडीशंस हैं, ठीक है ना, कंडीशंस फॉर TIR, कंडीशंस फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए ये कंडीशन है कि 100% आपको जो रे को भेजना पड़ेगा वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। इस एक्सपेरिमेंट को हम आपको करके दिखाएंगे, बट अभी आपको सीधी से बता रहा हूँ कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये, मान लीजिए ग्लास है और इसके अंदर वाटर रखा है, तो ये मीडियम क्या हो गया, डेंसर, ये मीडियम हमारा डेंसर हो गया। इधर आपके पास रेयर मीडियम आ गया। अगर आप यहाँ से रे को भेजते हैं ना, तो इस वाले इंटरफेस पे यहाँ पे, तो ये बाहर को नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये किधर बाहर को नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होता है इंटरनल यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, फिर ऐसे 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 ये जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये वाला जो होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बन जाता है। वैसे वाटर है, बाहर चला जाना चाहिए, बट अगर आप एक पर्टिकुलर एंगल पे फॉलो कराते हैं कि ये जो एंगल आई हो क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो, तो वो 100% नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सपेरिमेंट हम आपको करके दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। प्रिज्म वाला भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, उसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी हम थ्योरी वाली कुछ चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो हमेशा कंडीशन होना चाहिए कि डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए आपके रे को, और दूसरी जो कंडीशन है वो होना चाहिए जो आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यही दो कंडीशन है जिससे आपका जो TIR है वो होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो होता है। तो अब सर फटाफट हमको बता दीजिए कि क्या ये जो TIR है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो उससे पहले एक बार फटाफट देख लेते हैं किन किन चीज़ों पे हमारा जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, बिलो तो क्रिटिकल एंगल बोल दीजिए, है ना, क्रिटिकल एंगल किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो क्रिटिकल एंगल जो है वो 3 चीज़ों पे मेनली डिपेंड करता है। पहली, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल, कि क्रिटिकल एंगल कब कब चेंज होते रहता है। अलग अलग मीडियम के लिए आपके पास क्रिटिकल एंगल अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो चेंज करता है क्रिटिकल एंगल को। अगर आपने वेवलेंथ को बढ़ा दिया तो क्रिटिकल एंगल भी आपके पास क्या होता है, बढ़ जाता है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है आपके पास, बढ़ जाता है, IC, ठीक है ना। इतनी बात ध्यान रखिएगा इसको, ये एक पहली डिपेंडेंसी हो गई। इसका मतलब ये है कि अलग अलग कलर के, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, अलग अलग जो कलर्स के लाइट होते हैं उनके अलग अलग वेवलेंथ होते हैं। मतलब सिंपली आप कह सकते हैं कि कलर्स पे डिपेंड भी करेगा आपके पास जो रे ऑफ लाइट जाएगा उसके कलर क्या है, ठीक है ना, उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि जो क्रिटिकल एंगल होगा वो ज़्यादा होगा फॉर रेड, क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। आपने विवग्योर में भी आपने इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म में हमने आपको समझाया हुआ है इस चीज़ को, राइट। तो वेवलेंथ बढ़ती है तो क्रिटिकल एंगल भी बढ़ जाती है, ठीक है, इतनी बात। और दूसरी डिपेंडेंसी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है, इतनी बात। चलिए, तो अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि म्यू से रिप्रेजेंट करते थे, याद आया ना, ये तो छोटी चीज़ है।
अगर मैं बढ़ा देता हूं तो जो क्रिटिकल एंगल है वो घट जाती है, वो इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरो से आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा देता हूं तो जो क्रिटिकल एंगल होता है वो कम हो जाता है। ये दूसरी डिपेंडेंसी हो गई। एक तीसरी और डिपेंडेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपके पास आता है, टेम्परेचर। देखिए जब आप किसी भी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, समझिएगा, इसको मैं इसी से रिलेट करके आपको समझा दूंगा। अगर आपने किसी भी मीडियम का, अच्छे समझिएगा, मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं। पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाती है तो क्रिटिकल एंगल क्या होती है, बढ़ जाते हैं। सो ओवरऑल जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्रिटिकल एंगल भी आपके पास बढ़ जाएंगे। समझ में आ गई होगी बात, डन है। इस लाइन को दोबारा सुन लीजिएगा, जो भी मैंने बोला आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए भैया एक नॉर्मल सी बात की क्रिटिकल एंगल क्या होते हैं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। बट ये हमें नहीं देखना है, ये तो देख ही लिया। इसकी हेल्प से हमें कुछ ऐसे एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं। एक तो पहला है ग्लास प्रिज्म के थ्रू एक तो आपको TIR दिखाना है आपको। दूसरी चीज़ दिखानी है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड या फिर ब्रिलियंस ऑफ डायमंड के नाम से आता है, इस टॉपिक को बोला जाता है। अगला आपके पास साइनिंग ऑफ एक वाटर बबल की बात कर लेते हैं हम, वाटर बबल। तो इनमें ना TIR का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। अगला आपके पास एक मिराज का कॉन्सेप्ट आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उससे अगला वाला आप कह सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर, जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। और लास्ट वन आप कह दीजिए स्टेथोस्कोप। हालांकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे, बट यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए छोड़ दीजिए, ये वाला हमने आपको साउंड वाले चैप्टर में करवाया हुआ है, तो इसमें लाइट की हम बात करेंगे। वैसे भी यहाँ पे हम उसको इंक्लूड नहीं करते, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर। फिलहाल हम ये जो टॉपिक्स हैं इनको कवर करने वाले हैं और इनमें हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से TIR का यूज़ होता है और हमें इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं ग्लास प्रिज्म के थ्रू। अच्छा, ग्लास प्रिज्म के थ्रू हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले वही चीज़ है यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। तो ग्लास प्रिज्म में आपको जो देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि ग्लास प्रिज्म ना अलग अलग एंगल के होते हैं। कई बार आपको ऐसे देखने को मिलेंगे इक्विलेटरल, जिसमें तीनों एंगल कितने कितने के होते हैं, 60-60-60 के होते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला आपके पास कुछ ऐसे दिखेंगे जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा और ये वाला 30 डिग्री का बोल दो और ये वाला 60 डिग्री का बोल दो। ये वैसे ये 30 ये 60 होगा, बट ठीक है कोई टेंशन नहीं, ये 30 ये 60 ये 60 ये 30 कर लीजिएगा। और एक ऐसा आपको देखने को मिलेगा जिसमें ये तो 90 डिग्री होगा बट ये 45 डिग्री होगा और ये वाला भी आपके पास क्या होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। इतनी बात डन है। तो कुछ इस तरीके से आते हैं काम हमारे। अच्छा, प्रिज्म में ये आपके जनरली तो ये 3 तरीके के देखने को मिलेंगे। आपका इसका एक्सपेरिमेंट भी आपको साथ में इंक्लूड करके दिखाएंगे, एक साथ इनका एक्सपेरिमेंट आपके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, ये 3 तरह के जो प्रिज्म होते हैं इसके थ्रू हम क्या करते हैं, TIR को शो करते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी शो कर सकते हैं, इसमें भी शो कर सकते हैं, इसमें भी शो कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करें, कुछ इस तरीके से फॉल करवा दें। मान लीजिए ये ले लिया हमने इस तरह से सुई, और यहाँ पे क्या होता है, ये हमने नॉर्मल बना दिया। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल है, और ये हमारे पास क्या है, आई है, ये इंसिडेंट रे है। तो समझिएगा चीज़ों को, ये जो आई है ना वो ग्रेटर है किससे, क्रिटिकल एंगल से। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, नो डाउट, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये उधर ना जाकर ये इधर ही बेंड हो जाता है, इस साइड। तो इस केस में क्या होता है, ये एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है ना वो 90 डिग्री होता है। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, प्रिज्म में याद कीजिए, जब मैं आप लोगों को रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म करवा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंसिडेंट रे जा रहा है और दूसरा जो एमर्जेंट रे है जो निकला है, उनको अगर मैं दोनों को एक्सटेंड करते थे तो जो पीछे एंगल बनता था वो एंगल ऑफ डेविएशन होता था। यहाँ पे ये जा रहा है, ये एमर्जेंट एंगल, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा ये पूरा वो क्या होगा, 90 डिग्री। समझ में आ रही है ना, ये क्या होगा आपके पास 90 डिग्री होगा।
तो इस टाइप के जो आपके पास डायग्राम होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे ये और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, 180 डिग्री पे भी आ जाते हैं ये। तो मेन जो चीज़ है आपको ये समझना है कि इसमें TIR हो तो हो कैसे रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, आप चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि ये जो था ना आई वो ग्रेटर है किससे, क्रिटिकल एंगल से, तो ये उधर ना जाकर सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया और ये 90 डिग्री का एंगल क्या कर दिया, बना दिया। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? डन है। और हमारे पास आ जाता है यहाँ पे एक और है आपके पास, इसका एक एप्लीकेशन और बता देता हूँ मैं, एक बार चेक कर लेता हूँ और क्या क्या टॉपिक इसमें और क्या क्या दे रखे हैं आपके बुक में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो चीज़ें और देखने को मिल रही हैं वो ये है कि थोड़ा सा इसी में एक्सपेंड करके बता दें। ये परपेंडिकुलर का मैंने आपको केस बताया, एक केस और दे रखा है आपके में, 180 डिग्री पे दोनों क्या कहते हैं इसको, इंसिडेंट रे और जो मेर्जेंट रे होता है 180 डिग्री पे आ जाते हैं, पैरेलली हो जाते हैं, एंटी पैरेलल कह सकते हो आप। तो उस केस में आपको बस क्या करना होता है, कुछ इस तरीके से रखना होता है, स्विंग स्विंग इस तरह से, और ये जो चीज़ है वो आपके पास 90 डिग्री वाला एंगल, ठीक है ना, ये क्या आपके पास 90 डिग्री वाला एंगल है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से फटाक से भेज दीजिए इस तरह से, ये यहाँ पे गया, और यहाँ पे होता है फिर से आपके पास क्या, कुछ इस तरह से TIR, और यहाँ पे आने के बाद फिर से होता है ये 90 डिग्री पर नॉर्मल हो गया, फिर से होता है यहाँ पे TIR, और जब इस तरह से होता है तो ये दोनों ऐसे निकल कर आ जाते हैं। तो यहाँ से ये गया और यहाँ से ये वापस आ गया, ये जा रहा है और ये आ रहा है, तो ये गया और ये आया, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है किसी पॉइंट पे ले सकते हैं तो 180 डिग्री होते हैं। अब चीज़ों को समझिएगा यहाँ पे कि हो क्या रहा है, कैसे यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो अलग अलग तरीके होते हैं प्रिज्म को थोड़ा सा एंगल में चेंज करके रखने का। कुछ इस तरह से हमने भेजा, तो यहाँ पे जो एंगल आई है, चीज़ों को समझिएगा, ये जो आई है वो ग्रेटर है किससे, क्रिटिकल एंगल से, तो ये रिफ्रैक्ट ना होकर ये क्या हो गया, TIR सो दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो एंगल था फिर से वही वाली कहानी, आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये भी आपके पास यहाँ पे इधर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ये सीधा वापस सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसी को बोलते हैं TIR। एक तो यहाँ पे हुआ TIR और एक हुआ यहाँ पे TIR, तो डबल TIR से आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्मेशन हुआ, गया और आया, और ये पैरेलल लाइन बना गया। समझ में आए, इनके बीच में क्या आता है, 180 डिग्री का एंगल बनकर आता है। इसी तरह से अलग अलग प्रिज्म में आप कह सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, करवा सकते हैं। उसके बाद एक होता है, इसका हम यूज़ करते हैं इमेज को एनहांस करने के लिए, कह रहा हूँ, इरेक्ट करने के लिए, मतलब उल्टा करने के लिए। अब जैसे कि इसमें आपको बताता हूँ, इस केस में आपको क्या करना है, वही बस पोजीशन चेंज करनी, इस तरह से रहता है आपके पास। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जो आपके पास वो देखने को मिलता है। यहाँ से हमने भेजा, एक ये रे ये वाला भेजा, एक रे हमने आपके पास ये वाला भेजा, यहाँ पे होता है रिफ्रैक्शन, इस वाले पॉइंट में क्या होगा, रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ पे आएगा ऐसे, फिर यहाँ पे आएगा, ओह कुछ ज़्यादा कम कर दिया, हई यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे होता है TIR, स्विंग, ऐसे करके निकल जाएगा, और यहाँ पे नॉर्मल से स्विंग, सेम रिफ्रैक्शन, और इस तरह से जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये वाला नॉर्मल रहेगा, फिर ये इधर चला जाएगा, फिर ये वाला नॉर्मल रहेगा, ये इधर चला जाएगा, और यहाँ पे जो मान लो यहाँ पे आपने उल्टा ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ पे सीधा आ जाएगा, इरेक्ट बना देता है, या फिर अगर आपने सीधा रखा होगा तो यहाँ पे उल्टा बना देगा। तो इस काम के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। मेन चीज़ क्या क्या है इसमें समझा देता हूँ। यहाँ पे और यहाँ पे हुआ रिफ्रैक्शन, आपको रिफ्रैक्शन आता है यहाँ पे, और यहाँ पे वो TIR, पता चल गया होगा क्यों TIR हुआ है, स्विंग स्विंग गया, फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन, तो इमेज यहाँ पे सीधी थी, यहाँ उल्टी हो गई, या फिर उल्टी थी तो सीधी हो गई। तो इस काम के लिए भी हम इस टाइप के इमेज को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्या समझ में आए? इसके कहीं ना कहीं आपको मैंने 3 पोजीशन बता दी, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे। अगला जो एप्लीकेशन हमारे पास वो चेकआउट कर लेते हैं, क्या है। ग्लास प्रिज्म आपको समझाया, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया। अच्छा, एक कई बार क्वेश्चन आ जाता है उस वाले में, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें रिलेशनशिप। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं वापस में इस वाले पे, इस वाले से भी पहले ये नीचे था ना, यहाँ पे हमसे पूछा जाता है इस वाले में कि ये जो मीडियम है उसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बीच में क्या रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है ना। और दूसरा आपके पास ऑफकोर्स एंगल आई और आर होने वाला है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप यहाँ पे लगा दीजिए स्नेल्स लॉ, और हमने आपको स्नेल्स लॉ लगाने के लिए सिखा रखा है।
तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो मान लीजिए इधर मीडियम क्या है 1 है और इधर का मीडियम क्या है 2 है। समझ में आ रही है बात, मीडियम 1 मीडियम 2, इधर डेंसर है इधर रेयर मीडियम है। तो आपको पता है μ1 मल्टीप्लाई में इधर का एंगल कितना है साइन आई सी क्रिटिकल एंगल है और क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन। और उधर क्या आ जाएगा आपके पास μ2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास साइन ऑफ आर, और आर कितना है आपके पास 90 डिग्री, और 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1, तो ये आ जाएगा μ1 डिवाइडेड बाय में μ2 इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो 1 अपॉन में आई सी निकल कर आ जाएगा साइन आई सी। तो ये आपके पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकल जाएगी जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो गिवन होंगे दोनों का है। समझ में आ गई ना बात, डन है, ठीक है। चलिए तो ये वाला भी रिलेशन रह गया था, हमने आपको भी करवा दिया। अब आते हैं हम यहाँ पे वापस एप्लीकेशन पे। तो पहला करवा दिया स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। देखिए ये ना छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको थोड़ा सा हमें ज़्यादा डिटेल में आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत समझा देंगे। यहाँ पे आपको बस ये पता होना चाहिए कि TIR क्या होता है और उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए अगर जो हमारे पास स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड होता है तो डायमंड की कटिंग एक्चुअल में कुछ ऐसे की जाती है, यस डायमंड की कटिंग एक्चुअल में कुछ ऐसे की जाती है कि उसमें जब भी लाइट फॉल करे ना, जब भी लाइट फॉल करे तो अंदर जाते ही डेंसर से, देखिए इधर अंदर डेंसर है बाहर रेयर है, तो डेंसर से बाहर ना जाकर वो वापिस सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ का जो आई होगा वो ग्रेटर होगा IC से, ठीक है। तो बाहर ना जाकर सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पे फिर से वही होगा इस तरह से, यहाँ का जो आई होगा वो ग्रेटर होगा IC से, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, और इस तरह करते 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 डायमंड के अंदर ही लाइट जो है वो घूमती रहती है। देखिए आपने सुना होगा बहुत सारे डायमंड्स ऐसे होते हैं जो सस्ते होते हैं, कुछ ऐसे डायमंड्स होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। उनके पीछे का काम होता है कारीगरी, कि उनको कितने अच्छे तरीके से काटा गया है। जितने अच्छे तरीके से काटा जाता है उतने तगड़े तरीके से, यस उतने तगड़े तरीके से आपके पास क्या होता है उसमें अंदर ही TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और जितना ज़्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा लाइट उतना ही ज़्यादा अंदर घूमती रहेगी, और जितना ज़्यादा लाइट अंदर घूमती रहेगी वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा ब्रिलियंस दिखाएगा, चमकेगा, स्पार्कलिंग करेगा। और बस इसी के लिए तो डायमंड फेमस है भैया, बहुत ज़्यादा चमकता है, बस इसीलिए चमकता है। समझ में आए ना क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है TIR। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, हाँ मैं क्या बताने वाला था, यहाँ पे जनरली जो एंगल, यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल होता है, बेसिकली क्रिटिकल एंगल वो 24 डिग्री होता है। बाहर आपके पास नॉर्मली एयर होना चाहिए कुछ उस तरीके से। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं, बाकी ये चेंज होते रहते हैं अलग अलग के लिए अलग अलग, बट एक जो परफेक्ट होता है 24 डिग्री होता है। तो सबका तो याद ऑफकोर्स नहीं रख सकते हर एक मीडियम का, बट किसी किसी का आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। जैसे अभी सेम मैंने डायमंड लिया, वैसे आपको क्या लेना है वाटर बबल लेना है। जैसे ये हमारे पास वाटर बबल है, सीधा आया, यहाँ पे क्या हुआ TIR घूमता रहा, 2-3 बार इसमें होता है, ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि इसमें हमने स्पेशल कटिंग थोड़ी करी है कि अंदर घूमता रहेगा, है ना। अपने आप नेचुरली कुछ उसमें फॉर्म हो जाते हैं कि एंगल क्रिटिकल एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस हो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, तो अंदर TIR होता रहता है। तो ये भी आपको चमकता हुआ दिखता है। नेक्स्ट, क्योंकि अंदर लाइट घूमते रहते हैं ना, बिल्कुल सेम डायमंड वाला कंसेप्ट, बट डायमंड जितना नहीं चमक पाता है ना ये, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास मिराज। मिराज से पहले आप एक बार देख लीजिए ऑप्टिकल फाइबर, फिर मिराज को एक बार डिटेल में आपको समझा देते हैं, यहीं पे समझा देते हैं ऑप्टिकल फाइबर। देखिए ऑप्टिकल फाइबर का मतलब है आप लोगों के घर में वाईफाई का केबल आता होगा, है ना। ऑप्टिकल का मतलब जनरली होता है लाइट, तो ऐसा फाइबर जिसके थ्रू हम क्या करवा रहे हैं लाइट को पास करवा रहे हैं, जिसके थ्रू हम क्या करवा रहे हैं लाइट को पास करवा रहे हैं। तो उस तरह के चीज़ों में हमारा जो यूज होता है वो होता है TIR। तो हमारा जो सिंपल सी बात है, इस तरह का आपके पास एक सिस्टम होगा, केबल होगा, उसके अंदर क्या करते हैं कुछ ऐसे एंगल पे फॉल करवाते हैं हम, किसको रे ऑफ लाइट को, ऑप्टिकल को, लाइट को, इस सिग्नल को बेसिकली, कि वो यहाँ पे क्या कर दें TIR शो कर दे। ये जो आई होगा ग्रेटर होगा IC से, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तो ये सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट, फिर यहाँ पे TIR होगा, फिर रिफ्लेक्ट, फिर रिफ्लेक्ट, फिर रिफ्लेक्ट, फिर रिफ्लेक्ट, फिर रिफ्लेक्ट, फिर रिफ्लेक्ट, और ऐसे करते 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 सिग्नल जो हमारे पास पहुंच जाते हैं। समझ में आ गई इतनी बात। तो कुछ इस तरह की कहानी आपके पास ऑप्टिकल फाइबर में, बहुत सारे इसके नेमिंग होते हैं, बट अभी आपके 10th क्लास में ज़्यादा डिटेल में गिवन नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप समझ सकते हैं, इसमें अंदर ग्लास लगा होता है, बाहर एक लेयर होता है जिसको हम क्लैडिंग के नाम से जानते हैं। तो एक बार गूगल करके देख लीजिएगा इसका शेप सा। बाकी मेन जो चीज़ थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, एक बार शेप और नाम वगैरह भी देख लीजिएगा, कई लेयर में होते हैं, 3 लेयर में होते हैं जनरली। नेक्स्ट है मिराज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिराज को हम इधर आकर समझा देते हैं आपको। आइए देखिए, मिराज ना एक ऑप्टिकल इल्यूजन है,
मिराज क्या आपके पास एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब है लाइट की वजह से आपको एक भ्रम होता है। अब लाइट की वजह से क्या भ्रम होता है उस चीज़ को समझा देते हैं हम आपको, ठीक है ना। लाइट की वजह से क्या भ्रम होता है, देखिए लाइट की वजह से जो भ्रम होने वाला होता है ना वो ये होता है कि आप लोगों ने गर्मी के दिनों में, मैं हॉट डे की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, गर्मी के दिनों, समर वेकेशन की बात कर रहा हूँ, वेकेशन क्या ही बोलूँ, समर सीजन की बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। तो कहीं आपने रोड पे भी देखा होगा ना, तो बहुत दूर में देखेंगे ना तो वहाँ लगेगा पानी है, पानी है, यस पानी दिखेगा आपको। और उसी तरह से हमको एक भ्रम होता है जनरली, ये जो ज़्यादातर देखा जाता है, एक तो रोड के ऊपर देख सकते हैं बहुत दूर में, गर्मी के दिनों में ऑब्जर्व करेंगे तो दूर में लगेगा वहाँ पे पानी बरस रहा है या फिर पानी वहाँ पे बेसिकली रोड के ऊपर आ गया है, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। दूसरी चीज़, आप ये सबसे ज़्यादा चीज़ें को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये होता है डेजर्ट एरिया में बहुत ही ज़्यादा, यस ये जो काम होता है वो डेजर्ट एरिया में बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कि डेजर्ट एरिया है, ये वाला मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्या रखे हुए हैं, डेजर्ट रखे हुए, डेजर्ट रखे हुए मतलब सैंड रखे हुए है ना, सैंड है। अब सैंड का काम क्या होता है एक्चुअल में, वो गर्म होते हैं दिन में, दिन की बात कर रहा हूँ मैं, तो दिन में सनलाइट उसके ऊपर फॉल करता है तो नो डाउट वो गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। जब गर्मी बढ़ती है तो जब हम इधर से मान लेते हैं कि आ भी रहे हैं ना, इधर से जब हम क्या कर रहे हैं आ रहे हैं, तो होता क्या है, यहाँ पे एक पेड़ बना देता हूँ मैं, पेड़ भी हमें ना कुछ ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन देता है, मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं ये इस टाइप का एक पेड़ है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, अब होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ से कोई पर्सन नोटिस कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे कोई पर्सन है, ये पर्सन क्या कर रहा है, इस पेड़ को नोटिस कर रहा है, बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, उसको यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे, है ना, अलग कलर कर देता हूँ, यहाँ पे उसको कुछ वाटर के लेक जैसा दिखता है, यहाँ पे लगता है कि ना कोई वाटर लेक है ना, वाटर लेक है, झील है, यहाँ पे पानी शांत यहाँ पे बैठा हुआ है जब हम दूर से देखते हैं, बट एक्चुअल में वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा लगता है, भ्रम होता है, यहाँ पे ना भ्रम होता है, होता नहीं है एक्चुअल में। यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे वाटर के पानी का कुछ दूर में, जब जैसे रोड पे जैसे दिखता था वैसे यहाँ पे कहानी और कुछ अलग नहीं है। अब होता क्या है, अब ऐसा हमें क्यों दिखता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो पेड़ है ना, ये जो पेड़ है वो आपको ठीक इसके नीचे कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है ना, और ऐसे करके एक ये वाला हो गया, है ना, और यही वाला जो पेड़ है आपको ठीक यहाँ पे नीचे दिखाई देगा, बिल्कुल ठीक इस तरीके से उल्टे हुए। अब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन है आपके पास यहाँ पे दो काम होते हैं, पहला रिफ्रैक्शन और जो दूसरा होता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो फेनोमेना है, यस ये जो फेनोमेना है वो दो रीजन की वजह से होते हैं, एक तो रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, एंड दूसरा आपके पास TIR बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यस इन दोनों की वजह से होते हैं। अब यहाँ पे सर ये इनका दोनों को आप कैसे बता रहे हो कि किस तरीके से होता है, तो अब यार आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हम अर्थ के जितने नियर बाय हैं ना वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है सनलाइट को ट्रैप करके वहीं पे रख देना, सनलाइट को ट्रैप करने का काम होता है। तो सनलाइट को ट्रैप किया, बहुत अच्छी बात है, वहीं पे रखा तो वहाँ का टेम्परेचर ना बढ़ जाता है। तो आपने कभी नोटिस भी किया होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है ना एटमॉस्फेयर का, वो कम होता रहता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। अच्छा, आपको एक चीज़ यहाँ पे समझना पड़ेगा, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ का जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर जाते हैं, जैसे जैसे पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं तो वहाँ का जो मीडियम होता है वो रेरर बनता जाता है, यस डेंसर नहीं, रेरर बनता जाता है। तो जो क्लोज होंगे, जब हम समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, जब हम अर्थ के क्लोज होंगे तो हमारा वहाँ पे जो मीडियम होगा वो क्या होगा, रेरर मीडियम होगा। जैसे जैसे मैं दूर ऊपर चलता जाऊँगा, ऊपर चलता जाऊँगा, अर्थ के सरफेस से ऊपर चलता जाऊँगा, वहाँ का जो मीडियम होगा वो क्या होगा आपके पास, डेंसर बनता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कई लेयर होते हैं, कई मीडियम होते हैं हमारे पास, यहाँ पे कई मीडियम होते हैं, जैसे कि एक ये हो गया, एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर बन गया, ये तीसरा लेयर बन गया, है ना, और ये इसको मान लेता हूँ कि फाइनल लेयर कह देता हूँ मैं, इस वाले को क्या कहता हूँ मैं, फाइनल लेयर कह देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चीज़ों को समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सनलाइट का यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखिए ये वाली चीज़ क्या हो रहा है, इस एक चीज़ सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर मैं
मान लीजिए ये पेन है जो कि है, इस पेन को अगर मैं देख पा रहा हूँ तो इसलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि इसमें लाइट फॉल किया और यहाँ से लाइट मेरे आंखों तक पहुँची, खत्म बात। ठीक है, इस पे लाइट फॉल किया और यहाँ से लाइट जो हमारे आंखों तक पहुँची, इसीलिए मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ, इसीलिए विजिबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये ऐसे ही रखा हुआ है और लाइट मेरी आंखों में पड़ा और फिर मैंने इसको देख लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है, ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है हमारी आंखों में एंट्री मारता है और फिर हमें दिखाई देता है वहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो सेम काम होता है, सनलाइट फॉल कर रहा है इस पे और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आ रही होगी लाइट, हमारी आंखों तक आ रही है लाइट, नो डाउट। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमारे आंखों तक लाइट आ गई, लेकिन आई कैसे, मेन चीज वो है, आने का पाथ क्या है, बस उस पाथ को समझ लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हमें भ्रम होता है। यहां से मान लीजिए लाइट आया, यहां पे गया, आपको पता है इधर डेंसर मीडियम है और इधर क्या आपके पास रेरर मीडियम है, तो डेंसर से रेरर जाते हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होता है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ इसके और इसके, इधर डेंसर और इधर रेरर हो गया। अब इन दोनों को देखेंगे तो ये वाला आपके पास डेंसर होगा क्योंकि ये वाला नीचे है, तो ये वाला आपके पास रेरर बन जाएगा। फिर से यहाँ पे करेंगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल और हो जाएगा, समझ में आ रही है बात, ये और भी ज़्यादा अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे बिल्कुल सेम कहानी होगी, है ना, यहाँ पे फिर से ये वाला आपके पास डेंसर का काम करेगा और ये वाला रेरर का काम करेगा। जैसे मैं अर्थ के नियर बाय आ रहा हूँ, रेरर मीडियम होता चला जा रहा है, ये और भी ज़्यादा इस तरीके से हो जाएगा, है ना, ये और भी ज़्यादा ऐसे आया ना, तो ये और भी ज़्यादा ऐसे हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जा रहा है, ये नॉर्मल है उसके दूर जाएगा। और यहाँ पे फाइनली एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे क्रिटिकल एंगल जो है वो ग्रेटर हो जाता है, सॉरी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ग्रेटर हो जाता है किससे, क्रिटिकल एंगल से। और बस इसी पॉइंट पे होता है, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे मैं पॉइंट्स की नेमिंग कर देता हूँ, इस वाले पॉइंट पे हुआ है रिफ्रैक्शन, इस वाले पॉइंट पे भी हुआ है रिफ्रैक्शन, इस वाले पॉइंट पे भी हुआ है रिफ्रैक्शन, बट एक्चुअल में इस वाले पॉइंट पे हो जाता है TIR और यहाँ से फिर उधर ना जाने छोड़कर ये क्या कर देता है, सीधा हमारी आंखों पे मारता है, इस तरह से सीधा हमारी आंखों पे आता है रे। और हमें लगता है कि जो लाइट है, हमें ना लाइट ना स्ट्रेट पाथ से आते हुए दिखाई देती है, तो ये लाइट हमें जो आते हुए दिखाई दे रही है वो इधर से दिखाई दे रही है, तो इसको मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ तो सीधा इधर लेकर आएगी इस वाले बिल्कुल पाथ को, लाइट के पाथ को ऐसे करके। तो हमें ऐसा भ्रम होता है कि ये जो लाइट अगर इधर से आ रही है तो 100% जो ऑब्जेक्ट होगा वो इधर ना होकर इधर होने वाला है। इधर तो होगा ही होगा नॉर्मली, जब आप पास जाएंगे तो आपको दिखेगा, बट एक्चुअल में इधर भी दिखेगा जब आप दूर होते हैं थोड़े से ना, तो ये स्ट्रेट पाथ आपको यहाँ, तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आता है और इसी को कहते हैं हम ऑप्टिकल इल्यूजन और इसी को कहा जाता है मिराज इफेक्ट। समझ में आई इतनी बात, डन है। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल था जो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑल इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं और तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सारी चीज़ें अभी तक मैंने आप लोगों को समझाया वो समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।